हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम की आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आईपीएल के इम्पॉर्टेंट आंकड़ों के साथ में। आईपीएल 2024 17वें क्रम का आईपीएल था। इसका आयोजन भारत में ही होता है और 2024 के सारे मैच 30 मार्च से लेकर के 26 मई के दौरान संपन्न हुए हैं। फाइनल मैच चेन्नई में खेला गया 26 मई को। इनमें से हर एक चीज़ अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। विजेता टीम रहा कोलकाता नाइट राइडर्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। आईपीएल 2024 में किस टीम ने जीत दर्ज की है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जो कि इनका तीसरा ट्रॉफी था। इससे पहले ये 2012 में 14 में मैच जीत चुके हैं। 2024 में तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीते हैं। किसको हराकर जीते हैं? हैदराबाद सनराइजर्स को। हैदराबाद सनराइजर्स को हरा करके कोलकाता ने आईपीएल 2024 का मैच जीता है। मैन ऑफ द मैच मिशेल स्टार्क रहे कोलकाता के। इसके बाद हम बात करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर को दिया जाता है। विराट कोहली को दिया गया, 741 रन बनाए हैं इन्होंने। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को दिया जाता है। हर्षल पटेल को दिया गया, जिन्होंने पूरे मैच में 24 विकेट लिए हैं। आईपीएल 2024 के सारे मैचों को मिला करके इन्होंने कुल 24 विकेट लिए हैं। तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, इन दोनों को ध्यान रखना है। ऑरेंज कैप विराट कोहली, पर्पल कैप हर्षल पटेल। सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर थे जॉस बटलर, इन्होंने 2 शतक लगाए हैं, राजस्थान के प्लेयर हैं। आईपीएल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अब तक सबसे ज़्यादा बार ट्रॉफी जीतने वाले अगर टीम की बात करें तो चेन्नई ने 5 बार यह ट्रॉफी अपने नाम किया है। चेन्नई सबसे ज़्यादा बार यह ट्रॉफी जीत चुकी है। इस वर्ष या 2024 में कोलकाता यह ट्रॉफी जीता है हैदराबाद को हरा करके। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे आईपीएल के बारे में। अगला है यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची के बारे में। भारत के कुछ अन्य स्थानों को संभवतः विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा और इसके लिए इन्हें संभावित सूची में डाला गया है। इसके बाद इन्हें परमानेंट लिस्ट में डाला जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से जगह हैं या किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश के 6 नए स्थल हैं जिनको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में डाले जाने की संभावना है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है संभावित सूची। कौन कौन से स्थान हैं? एक है ग्वालियर किला, एक है धमनार गुफाएं, इसके बाद हैं भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, इसके अलावा चंबल घाटी का रॉक आर्ट खूनी भंडारा बुरहानपुर, और छठवां है गोंड स्मारक मंडला। इन्हें अभी तक शामिल किया नहीं गया है, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया नहीं गया है, इन्हें संभावित सूची में शामिल किया गया है। जो भी गवर्नमेंट प्रोसीजर होते होंगे उसके बाद में इनमें से कुछ को या सभी को परमानेंट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन जगहों के नाम याद रखेंगे और विशेष रूप से याद रखना है कि सभी मध्य प्रदेश के स्थान हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित क्षेत्र हैं। भारत में अभी तक कुल कितने स्थानों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है? तो भारत में कुल 42 ऐसे स्थल हैं जिनको कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित प्रकार का स्थल है। विश्व के सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल वाले देशों के बात करें तो इटली में सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। भारत में कितने हैं? 42। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बारे में।
देश में पहली बार ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें कोयले को गैसीफाई करके कुछ दूसरे नेचुरल गैस बनाने का ये प्रोजेक्ट है। कोयले से जनरली ताप विद्युत पैदा किया जाता है, लेकिन कोयले से निकलने वाला जो धुआं है वो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचने के लिए देश में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसको कि कहा जा रहा है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, खदान में कोयले से कई तरह की गैसों का उत्पादन किया जाएगा इस प्रोसेस में। कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में बदला जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बस याद रखेंगे कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज के बारे में। आर्क ब्रिज इस इमेज में देख पा रहे हैं किस तरीके से ये ब्रिज बनाया गया है। ये आर्क ब्रिज कौन सी नदी पर है, किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ये है चिनाब नदी के ऊपर। चिनाब नदी के ऊपर एक रेल लाइन जानी थी जो कि उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को जोड़ता है। तो इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए यह आर्क ब्रिज बनाया गया है। ठीक, इसीलिए इसको कहा जा रहा है आर्क ब्रिज। ठीक है, क्योंकि इसका शेप आर्क के समान है। विश्व के सबसे ऊंचे आर्क पुल पर पहली बार दौड़ा इलेक्ट्रिक इंजन, मतलब इस ब्रिज की शुरुआत, इस ब्रिज पर रेल का परिचालन शुरू किया गया है, इसीलिए यह न्यूज़ में है। नदी याद रखेंगे, चिनाब नदी के ऊपर, जम्मू कश्मीर में है, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल मार्ग के ऊपर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेपर लीक पर रोक लगाने हेतु कानून लागू। 21 जून 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके के किसी संगठित अपराध में संलिप्त है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है योग दिवस के बारे में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। डेट याद रखेंगे, 21 जून के दिन योग दिवस आता है और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। इस योग दिवस या योग दिवस 2024 में थीम क्या था? स्वयं एवं समाज के लिए योग, यह इस वर्ष का थीम था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय पता है आपको, बिहार में स्थित है। ये जो इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसको बनाए रखने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया गया और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें 40 कक्षाओं वाले 2 खंड हैं। इसमें 1900 छात्रों की कैपेसिटी रखी गई है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो सबसे पहले 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और यह एक बौद्ध महाविहार था जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के रहने, उन्हें शिक्षा देने आदि कार्यों के लिए इसका उपयोग होता था और बाद में धीरे धीरे यह भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र बन गया था। यहाँ पर एक विदेशी यात्री भी भारत आया था जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 7वीं सदी में ह्वेनसांग नालंदा आए थे और यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किए थे। इसके अलावा 2016 में नालंदा महाविहार को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अभी अभी हमने जिस विश्व धरोहर स्थलों में नए स्थल जोड़े जाने की संबंध में चर्चा किया था, उसी विश्व धरोहर स्थलों में 2016 में ही नालंदा महाविहार को शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख संस्थान हैं जो भारत में ऐतिहासिक महत्व के हैं, जैसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही है। पाल शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, जहाँ से पाणिनि, जीवक और चाणक्य जैसे महान व्यक्ति पढ़ करके निकले हैं।
पाणिनि, चाणक्य और जीवक, इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही ज्ञान प्राप्त किया था या वहाँ पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट चर्चा करते हैं यूनेस्को की इम्पॉर्टेंट शहरों की सूची के बारे में। यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर या साहित्य का शहर का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा संगीत का शहर ग्वालियर को कहा गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर को संगीत शहर का दर्जा दिया गया, जबकि कोझिकोड को साहित्य का शहर का दर्जा दिया गया। और इस तरीके से इन दोनों को ही यूनेस्को की महत्वपूर्ण शहरों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विश्व शिल्प नगरी। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अगला न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कटघोरा क्षेत्र के बारे में। कटघोरा में देश का पहला लिथियम ब्लॉक जिसकी बिक्री हुई है, जिसकी नीलामी हुई है। पूछा जा सकता है कि कटघोरा क्षेत्र किस जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है और जून 2024 में इसकी नीलामी की गई है। लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य हो गया है छत्तीसगढ़। कौन सी कंपनी ने इसे खरीदा है? तो बंगाल की कंपनी है माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राज्य और जिले का नाम याद रखना है कि कटघोरा कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है कटघोरा, लिथियम ब्लॉक के लिए फेमस है। नेक्स्ट है प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जो नीट की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद में महानिदेशक को बदलते हुए सरकार ने प्रदीप सिंह खरोला को नया महानिदेशक नियुक्त किया है एनटीए में। एनटीए एक स्वायत्त संस्था है जो कि बहुत सारी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती हैं। अगला महत्वपूर्ण न्यूज़ है गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के बारे में। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक क्षेत्र बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थित है। गिद्धों की यह प्रजाति लुप्तप्राय सूची में दर्ज है। IUCN में अलग अलग जीवों को उनकी उपस्थिति के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। गिद्धों की यह प्रजाति लुप्तप्राय सूची में दर्ज है। इसका कारण यह है क्योंकि जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस होते हैं, उनको दर्द निवारण के लिए एक दवा दी जाती थी डाइक्लोफिनेक नाम की। ये जो डाइक्लोफिनेक है ये गिद्धों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता था। जब कोई पशु मर जाता था तो गिद्ध जब उनको खाते थे तो ये डाइक्लोफिनेक उनके शरीर में एंटर करते थे और इस डाइक्लोफिनेक के कारण गिद्धों की मृत्यु ज़्यादा होने लगी थी। इनकी संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है भारत में नवरत्न कंपनियों की सूची के बारे में। इस PDF में केवल 17 नवरत्न कंपनियों का नाम दिया गया है, लेकिन हाल ही में 3 नए नवरत्न कंपनियों के कारण अब यह संख्या 20 हो चुकी है। 3 नई कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है और इस प्रकार कुल 20 कंपनियां हैं नवरत्न की कैटेगरी में। इन नवरत्न कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण कंपनी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, NMDC, राष्ट्रीय इस्पात निगम, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम, ONGC, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, इरकॉन, राइट्स इंडिया, इरेडा, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन,
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और हुडको, ये हाउसिंग से संबंधित कंपनी है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस प्रकार हाल ही में इन 3 नई कंपनियों के शामिल होने से अब यह संख्या कुल 20 हो चुकी है। ठीक है, तो इन नए कंपनियों के नाम और कुल कितनी संख्या है इसको याद रखेंगे। इसके अलावा भारत में अब महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो चुकी है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस प्रकार 20 नवरत्न और 13 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। अगला है दिबांग जल विद्युत परियोजना के बारे में। दिबांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दिबांग नदी के ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो नदी का नाम भी महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी के हिसाब से और राज्य भी महत्वपूर्ण है इस परियोजना की वजह से। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग जल विद्युत परियोजना स्थित है, जिसको कि 9 मार्च 2024 में शुरू किया गया या इसकी आधारशिला रखी गई। इसमें 2880 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2880 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है दिबांग जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत। साथ ही यह जो परियोजना होगा जिसमें एक बांध बनाया जाएगा, यह 278 मीटर ऊंचा बांध होगा, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। अभी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, 9 मार्च 2024 से इसको शुरू किया गया है। अभी यह बनकर रेडी नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड है फरवरी 2032 तक यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। तो जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो उम्मीद है कि यह भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा, अगर उस समय तक कोई नया बांध इससे बड़ा न बन गया हो। 278 मीटर ऊंचा इसका टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ वेलोर के बारे में। लाचित बरफुकन की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वेलोर कहा जा रहा है। ये असम से संबंधित हैं और मूर्ति के डायमेंशंस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक फैक्ट याद रखेंगे कि असम साम्राज्य या जिसको अहोम कहा जाता था पहले, तो अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे। कौन? लाचित बरफुकन, जिनकी मूर्ति को स्टैचू ऑफ वेलोर कहा जा रहा है। अगला है सेला टनल। दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है सेला टनल। इसका उद्घाटन मार्च 2024 में किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यह टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में है। अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। सेला टनल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम के कामेंग जिले में है। इसमें 2 सुरंग हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है। इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पे आपको यह प्रश्न पूछ सकता है कि सुधा मूर्ति को हाल ही में संसद के किस सदन में नामित किया गया है? तो याद रखेंगे इन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। इसके अलावा सुधा मूर्ति को पद्मश्री और पद्म भूषण प्राइज भी प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि सुधा मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सासू माँ है, या यूँ कहें कि ऋषि सुनक इनके दामाद हैं। ठीक,
तो यहाँ पे 2-3 नाम याद रखेंगे, नारायण मूर्ति, इनकी पत्नी सुधा मूर्ति और इनके दामाद हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, भारत में पक्षियों की 1036 प्रजातियां प्राप्त हुई हैं, जो कि दुनिया में तीसरा सर्वाधिक प्रजातियों वाला देश बन चुका है। बस इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत दुनिया में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में। फरवरी 2024 में इसका शिलान्यास किया गया। राजस्थान के बीकानेर जिले में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बरसिंगसर कहाँ पे है? बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में। भारत में जो आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम था, इसमें संशोधन करते हुए 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत जब हुई थी तो इसको नाम दिया गया था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। बाद में इसका नाम बदल के इसको फरवरी 2024 में इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाए, सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाए 1 करोड़ घरों के ऊपर। यह लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्राप्त हो सकेगी अपने रूफटॉप सोलर पैनल से। इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और साथ ही जो लाभार्थी हैं या जो व्यक्ति अपने घर की छतों पर सोलर प्रोजेक्ट लगवाना चाहते हैं, उन्हें 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी, 2 किलोवाट के लिए 65,000 की और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी इनको दी जाएगी। लाभ हमने देख लिया कि हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिल जाएगी। अगला स्कीम है लखपति दीदी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए और उनमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए यह स्कीम लाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। बाद में इसका नाम बदल करके पीएम सूर्य घर योजना कर दिया गया है। इसके अंतर्गत रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का स्कीम बनाया गया है। अगला है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र मिलता है और इसे लागू करने वाला अभी पहला राज्य है उत्तराखंड। इसके पहले गोवा में भी एक समान नागरिक संहिता जैसा कानून लागू है, लेकिन वर्तमान डिबेट शुरू होने के बाद में, समान नागरिक संहिता से संबंधित विवाद शुरू होने के बाद में इसे लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक, तो आज की डिस्कशन में हम इतना रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।